नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एफकेट के एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली ही इसका अभी नोटिफिकेशन आया है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक। इसलिए अगर आप भी एयरफोर्स के अंदर पायलट एंट्री से जाना चाहते हैं या जेडी एंट्री से जाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना चाहिए। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पे fcat.cdec.in पे। यहाँ पर आपके अलग अलग तरीके से एंट्रीज हैं। उसमें से आपके सबसे पहले है फ्लाइंग ब्रांच एंट्री, जिसके अंदर आप पायलट बन सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी ग्राउंड ड्यूटीज। ग्राउंड ड्यूटी में दोस्तों आपकी एक टेक्निकल एंट्री है और एक नॉन टेक्निकल एंट्री आती है। उसके अलावा आप यहाँ पर एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको अगर इनमें से किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना है या फिर आपको किसी भी ब्रांच में अफसर बनना है, तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। यहाँ पर आपकी वेबसाइट लिखी गई है afcat.cdec.in। तो आइए अब फॉर्म के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रुप ए के लिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म में हम फिल कर रहे हैं, यानी कि आपको गेस्टेड अफसर बनाया जाएगा अगर आपने एफकेट के पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर लिया और उसको क्वालिफाई कर लिया है। क्योंकि इसमें पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका एग्जाम होता है एसएसबी, जिसको हम एएफएसबी भी बोल सकते हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका आता है मेडिकल, और अगर आपने मेडिकल को भी क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका जो फाइनल मेरिट बनती है, और फाइनल मेरिट बनने के बाद आपको एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भेजा जाता है। वहां पे आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद आपको एज एन ऑफिसर ट्रीट किया जाता है। तो ये इसका एक नॉर्मल सा हमने इसके बारे में बता दिया है आपको। तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम है एफकेट का, वो कब होगा। तो वो होगा आपका 12 फरवरी 2022, 13 फरवरी 2022 और 14 फरवरी 2022, यानी यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपकी दो ब्रांचेस देखिए, एफकेट एंट्री है और एक आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री है। एफकेट एंट्री में आपके फ्लाइंग ब्रांच है, आपकी ग्राउंड ड्यूटी है, और तीसरा है आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो ग्राउंड ड्यूटी दो है, एक टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल है। तो फ्लाइंग ब्रांच में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पायलट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका दोस्तों एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। एसएससी का मतलब क्या है, यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर आप किसी भी टाइप की मिलिट्री फोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि मिलिट्री का दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यानी मिलिट्री के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और उसके अंदर आप इनमें किसी में भी अगर जाना चाहेंगे एज एन ऑफिसर एंट्री, तो वहां पर दो टाइप पॉसिबल है। एक तो आपका पीसी, जिसको हम परमानेंट कमीशन बोलते हैं, एक होता है एसएससी, जिसको हम शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। परमानेंट कमीशन आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको क्या किया जाता है, आपसे 10 से लेकर 14 साल की सर्विस करवाई जाती है। उसके बाद आपका टेन्योर वहां पर खत्म हो जाता है। उसके बाद आप अलग अलग एमएनसीज में जा सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे। वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही ये एंट्री है, ये कोर्स का आपका नंबर है। और यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है आपकी 77, यानी 77। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में दोस्तों कौन कौन सी ब्रांचेस आती है आपकी, एरोनॉटिकल आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता है, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की ब्रांचेस दी गई हैं। उसके बाद आपके इसमें कितने कितनी वैकेंसीज हैं, तो जो परमानेंट कमीशन है दोस्तों, यहाँ पे एक लॉजिस्टिक्स होता है, यहाँ पे इसमें परमानेंट कमीशन में है आपकी 19, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में है आपकी 76। और वहां पर आपकी जो एई में मैकेनिकल वाली है आपकी, तो उसमें कितने हैं, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर है 27। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन से रिलेटेड इसमें पोस्ट है। उसमें 3 तरीके की है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, लॉजिस्टिक्स में है और अकाउंट्स में है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 10 पोस्ट है, और लॉजिस्टिक्स में आपकी परमानेंट कमीशन में 8 पोस्ट है, और अकाउंट्स में आपकी 4 पोस्ट है। वहीं अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 41 है, लॉजिस्टिक्स में आपकी 31 है, और अकाउंट्स में आपकी 17 है। हम बात करते हैं अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री में, वो भी आपकी फ्लाइंग एंट्री है, यानी कि यहाँ पर भी आप सीधे पायलट बन सकते हैं। और इसमें 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी फॉर परमानेंट कमीशन, एंड 10% सीट आउट ऑफ द एफकेट वैकेंसी फॉर एसएससी। तो यहाँ पर आपकी 10% वैकेंसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी
एसएससी के अंदर आपकी 77 है, तो 77 में से आपकी 7.7 यानी लगभग 7% जो एंट्री है, 7% जो बच्चे हैं वो आपके कहाँ से आ सकते हैं, वो आपके यहाँ एनसीसी एंट्री से डायरेक्टली आ सकते हैं। और इसी तरीके से सीडीएस में जितने पोस्ट होंगे उसका आप 10% निकाल देना, तो 10% जितने भी होंगे वहां से भी वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बात इन पे टाइप ऑफ कमीशन पे। हमने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया, परमानेंट कमीशन क्या होता है और एसएससी कमीशन क्या होता है, तो ये सभी आपको बता दी गई हैं बातें। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात आती है। एलिजिबिलिटी आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए भाई इंडिया, तो इंडिया के ही आप सिटीजन होने चाहिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोग हो जो भी वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद जो फ्लाइंग ब्रांच है, फ्लाइंग ब्रांच में चाहे आप एफकेट एंट्री से आए या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री से आए, तो आपको 20 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच बीच होनी चाहिए। इससे ऊपर और इससे नीचे आप एप्लीकेबल नहीं हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दे रखी हैं, वो उन लोगों को दे रखी है जो करंटली कमर्शियल पायलट का लाइसेंस जिनको मिला हुआ है, और उनके लिए जो एज ब्रैकेट है वो 26 साल हो जाती है, यानी कि वो इसको 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्राउंड ड्यूटी के ऊपर। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ही जो आपकी एज ब्रैकेट है वो 20 से लेकर 26 साल की है। तो यहाँ पर आप 1997 से लेकर, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 के बीच में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो मैरिटल स्टेटस क्या है? कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है, तो यहाँ पे इसको बता सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर विडोज है, विडोवर है या फिर डिवोर्सी है विद और विदाउट इनकम्बरेंसेस बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल, तो यानी कि आप चाहे आपने शादी कर रखी है या आप डिवोर्सी हैं या विडोर हैं, तो आपको वहां पर अप्लाई करने की मंजूरी नहीं है। तो ये बातें आती हैं दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी दी गई है? 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मैथ्स और फिजिक्स में 10+2 लेवल पे, यानी 12वीं के अंदर आपके मैथ और फिजिक्स दोनों के अंदर ही 50-50 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। या फिर ग्रेजुएशन आपकी जो होनी चाहिए वो एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 3 ईयर डिग्री, यानी यहाँ पे 3 साल की अगर कोई भी डिग्री है आपकी तो किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन आपकी होनी चाहिए और उसमें 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ ही अगर आप बीई बीटेक से आ रहे हैं तो वहां पर आपकी 60% होने चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन है। और उसके साथ ही एक यहाँ पर दी गया है ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर भी आपकी 60% ही होने चाहिए। अब आते हैं ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच पे। तो टेक्निकल ब्रांच में दोस्तों यही सेम बात दे रखी है कि 50% होने चाहिए आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में +2 लेवल पे, या फिर आपने इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के अंदर 60% क्वालिफाई कर रखा है आपने ग्रेजुएशन के अंदर। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर आपके 60% मार्क्स से मांग रहे हैं। ये अभी सभी आपकी ब्रांचेस हैं जिसको कवर किया जाता है टेक्निकल कोर्सेज में। तो आपको ये जो आपकी इसकी पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ये पढ़ लीजिएगा कौन कौन से ब्रांचेस इसमें आती हैं जो टेक्निकल कोर्सेज हैं। उसके बाद आपके सेम ही चीज है आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जो भी फील्ड है उनको बताया गया है। उसके बाद आता है ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल के अंदर। तो नॉन टेक्निकल के अंदर भी बता रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स यहाँ पे 2 ब्रांचेस यहाँ पे दे रखी हैं और अकाउंट्स ब्रांच यहाँ पे दे रखी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में क्या है, आपको +2 पास करने होने चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। वही सेम बात है, यहाँ पर भी सेम ही बात है, यहाँ पे भी 60% आपको चाहिए। बट यहाँ पर जो अकाउंट्स ब्रांच है वहाँ पे थोड़ी सी और चीजें डाल रखी है कि यहाँ पे आपकी बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए जो कि मिनिमम 3 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए में आप अगर है तो आ सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाइड सीए सीएमएस कंपनी सेक्रेटरी सीएस और सीएफए वाले भी आ सकते हैं। उसके बाद है आपके बीएससी विद स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस, तो ये वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये दोस्तों जो इस पूरे इसके बारे में
जो मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी आपको पता ही, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शेड्यूल इसके 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी 2022 को ही एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। यहाँ पर हर दिन 2 शिफ्ट की जाएंगी, यानी टोटल आपकी कितनी शिफ्ट हो गई है, 6 शिफ्ट हो गई है। और कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम ये है, तो ये अभी आपके काम का नहीं है। जिस दिन एग्जाम होगा ये हम उस दिन बात कर लेंगे इसके बारे में। उसके बाद आता है सिलेबस। तो सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों, जो एफकेटी यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो एफकेट का जनरल एग्जाम होता है, और एक जो टेक्निकल कोर्सेज में जा रहे हैं उनके लिए ईकेटी का एग्जाम अलग से होता है, यानी कि जो बीई बीटेक वाले एंट्री है तो उनके लिए एग्जाम अलग से होगा। तो जो एफकेट का जनरल एग्जाम होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा जनरल अवेयरनेस और वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों ये बेसिकली इसका सिलेबस है, और कुछ नहीं है, सिलेबस बहुत ही आसान सिलेबस है। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स है, और इजीली अगर आपको क्वालिफाई करना है तो दोस्तों अगर आपके 160 आपके मार्क्स आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी हैं लेके आने, तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से अगर आप अपना स्कोर 200 के आसपास रखें या फिर 180 प्लस तो एटलीस्ट रखें ही, अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है। तो यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 200, और वहां से आपके जितने मार्क्स आएंगे वो आपको अच्छा ही प्रोवाइड करवाएंगे, तो फिर आपका सिर्फ इंटरव्यू रह जाएगा। हम पे बात करते हैं हम ईकेटी की, तो ईकेटी दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर भी 150 मार्क्स हो गए हैं। ये आपका 45 मिनट्स का टेस्ट है, और जो पहले वाला जनरल टेस्ट था वो आपका 2 घंटे का टेस्ट होता है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम क्या है कि जो हर एक करेक्ट क्वेश्चन है उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसको 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनका आपको कोई भी मार्क्स अवार्ड नहीं किया जाएगा। अगर डिटेल्ड में आपको सिलेबस देखना है तो इंग्लिश में क्या क्या आता है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, आइडियम्स, फ्रेजेस, तो ये सभी आपके आते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, तो दोस्तों ये आते हैं। बाकी हम इसके बारे में अलग से स्ट्रेटेजी बना देंगे, क्योंकि मेरा मल्टीपल टाइम्स दोस्तों 200 के आसपास कुछ मार्क्स आए हुए हैं, तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। हम एक अलग से इसकी स्ट्रेटेजिक वीडियो बना देंगे किस तरीके से आप बिना कोचिंग के एफकेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके अंदर डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, और यहाँ पर आपके बोर्ड वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये तो हर बार ही आते हैं, तो आप ये बहुत ही स्पेसिफिक है दोस्तों, मुश्किल से इनके 2-2 3-3 टाइप है, वही सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे पिछले 10 साल से, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान पेपर है, इसके अंदर इवन 200 मार्क्स लाने बहुत ही इजी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आप इसको निश्चिंत होकर एक बार स्टार्ट कर लीजिए। और इसके लिए सबसे पहली बात है आप पीवाईक्यू को उठा लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालिसिस कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप पिछले 6 साल के क्वेश्चन रिपीट, 6 पेपर को आप ढंग से कर लो, और उन्हीं में से आपके सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके साथ अलग से अगर पढ़ना है आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। यहाँ पर वर्बल स्किल्स और स्पेशल एबिलिटी आते हैं, यानी यहाँ पे एक तरीके के रीजनिंग वाला ही पार्ट है ये, और बहुत ही आसान से है, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड के क्या होगा, स्टैंडर्ड इन्होंने खुद ही बता दिया कि 10वीं वाला स्टैंडर्ड होगा, मैट्रिकुलेशन वाला स्टैंडर्ड ये होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में आप चिंता मत कीजिए, कोई इतनी बड़ी इश्यू है नहीं। यहाँ पर एक बात देख लीजिए कि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आपको एएफएसबी के अंदर टेस्ट किया जाता है। एएफएसबी का मतलब दोस्तों एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जाने के बाद आपका इंटरव्यू सेशन होंगे। तो इंटरव्यू क्या होंगे, इंटरव्यू 2 स्टेजेस पे होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर तो आपका उसको हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, तो यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। ये आपका पहले ही दिन हो जाएगा, सुबह सुबह आपको 6 बजे बुला लेंगे और उस टाइम पे आपको बता देंगे भाई ये टेस्ट है आपका, पीपीएनडीटी टेस्ट है। उसके बाद एक ओवाईआर टेस्ट होता है, तो वो सभी करवा के आपको अपना दोपहर तक रिजल्ट बता देंगे, और उसके अंदर जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको ये रख लेंगे, और बाकी के बच्चों को दोबारा से अपने अपने घर पे भेज दिया जाएगा। तो ये आपका स्टेज 1 के अंदर होता है। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर दोस्तों अच्छे तरीके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी टेस्टिंग होती है। उसमें आपके 3 लोग होते हैं, एक तो साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है जिसको हम आईओ बोलते हैं, और एक जीटीओ होता है जो कि आपकी ग्रुप टेस्टिंग स्किल्स को देखता है। तो ये 3 चीजों के बारे में आपके नेक्स्ट 4 डेज, यानी कि पहले दिन को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 4 दिन आपके लगातार स्टेज 2 की टेस्टिंग चलेगी। और 5वें दिन जो होगा, 5वें दिन आपको बता दिया जाएगा रिजल्ट। उसके अंदर कुछ कैंडिडेट रिकमेंड होंगे और बहुत सारे लोग वहां पे रिजेक्ट किए जाएंगे, तो उन सभी को भेज दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट वहां पर रिकमेंड हुए हैं उनको फिर
मेडिकल्स के लिए भेजा जाएगा, फिर वहां से वो मेडिकल क्वालिफाई करेंगे, मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर उनके फाइनलिस्ट बनेंगे, फाइनलिस्ट में जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको फिर एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भेज दिया जाएगा। उसमें से एक एडिशन और ये हो सकता है कि जो ग्रुप जो स्टेज 2 होती है, जो बच्चे अपना स्टेज 2 टेस्ट पास कर चुके हैं, रिकमेंड हो चुके हैं, उनको उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट किया होगा। तो फ्लाइंग ब्रांच में जिनने भी ऑप्ट किया है, वो उनके लिए एक अलग से टेस्ट होता है, सीपीएसएस और पीएबीटी टेस्ट। ये लाइफ में एक ही बार होता है और जिन ने क्वालिफाई कर लिया है वो फिर अप्लाई कर सकते हैं पायलट एंट्री के लिए, तो फिर आगे वो पायलट बन सकते हैं। उसके बाद चेंज द डेट ऑफ इंटरव्यू, ये कुछ नहीं है दोस्तों, इनको छोड़ दो। ट्रैवल अलाउंस अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। तो ये सभी थी आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में चीजें। तो अगर आपको एफकैट एंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, अपने टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो भी हमने शेयर किया है। तो आप उनमें से किसी पर भी जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर आप सीडीएस के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एफकैट मैंने खुद यार 4 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे साथ अमन है तो उसने भी 5-6 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। सीडीएस मैंने खुद 6 बार क्वालिफाई किया है, अमन ने 4 बार क्वालिफाई किया है। सीएपीएफ का एग्जामिनेशन के अंदर अमन ने पिछली बार इंटरव्यू तक वो गया था पिछले साल। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, यानी सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। उसके साथ ही हमने अपने एक एंड्रॉइड के ऊपर एप्लीकेशन भी बनाई है, डिफेंस स्टडीज सेम ही नाम से। तो वहां से जाकर आपको अगर कोई भी आपके इंटरेस्ट का कोर्स है तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्री वीडियोस भी हैं वहां पर, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। और अगर आप पेड कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।